निश्चय आईएएस में आपका स्वागत है। न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास में आज हम 31 मई 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। आज जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो पेज नंबर 8 पर इंडियन मानसून भारत में मानसून के आगमन की घोषणा को लेकर है। दूसरा आर्टिकल पेज नंबर 9 पर यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग समाप्त कर देने अस्थायी रूप से, उसके ऊपर आर्टिकल है। पेज नंबर 10 पर एक आर्टिकल ई कॉमर्स नीति के मसौदे को लेकर है, इसकी चर्चा करेंगे। और पेज नंबर 12 पर टिड्डों के दल का आक्रमण भारत में, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हिंदू के एफएक्यू पेज में की गई है। आइए इन आर्टिकल्स को देखते हैं। स्काईमेट जो कि एक निजी मौसम एजेंसी है, उसने कहा है कि भारत में मानसून का आगमन हो चुका है, जबकि भारत की जो आधिकारिक मौसम पूर्वानुमान एजेंसी है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, उसने अभी प्रतीक्षा करने को कहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अगर बात करें तो स्काईमेट निजी कंपनी जो मौसम पूर्वानुमान करती है स्काईमेट, उसके अनुसार साउथ वेस्ट मानसून का आगमन केरला में हो चुका है अपने शेड्यूल्ड टाइम पर, और इसकी घोषणा स्काईमेट वेदर ने शनिवार को की। परंतु भारत के ऑफिशियल फोरकास्टर यानी कि आधिकारिक जो पूर्वानुमान एजेंसी है आईएमडी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, उसने कहा है कि अभी स्थितियां परिपक्व नहीं है कि अभी भारत में मानसून के आगमन की घोषणा कर दी जाए। स्काईमेट के अनुसार सभी स्थितियां जैसे कि वर्षा, आउटवेव लॉन्ग वेव रेडिएशन ओएलआर, जिसका तात्पर्य होता है निर्गामी दीर्घ तरंग विकिरण ओएलआर वैल्यू, और विंड स्पीड यानी कि वायु का वेग, तो इन तीन परिस्थितियों के आधार पर, वर्षा के आधार पर, आउटवेव लॉन्ग वेव रेडिएशन ओएलआर वैल्यू के आधार पर और विंड स्पीड के आधार पर स्काईमेट का कहना है कि यह सारी परिस्थितियां जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के केरला में आगमन की स्थिति को घोषित करती है। अगर हम केरला में मानसून के आगमन की बात करें तो भारत में जो रेनी सीजन 4 महीने का रेनी सीजन होता है भारत में, तो उसकी शुरुआत जो है वह केरला में मानसून के आगमन से होती है। अगर हम टोटल मानसून सीजन की बात करें तो भारत में 75% जो वर्षा है वह जून से सितंबर के महीने में भारत जो है इसे प्राप्त करता है। तो यह बिंदु आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत में जो एनुअल रेनफॉल है उसका सर्वाधिक जो हिस्सा है वो किस महीने में या किन महीने में होता है। तो यह बिंदु ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जून से सितंबर के महीने में भारत अपने वार्षिक रेनफॉल का 75% रिसीव करता है। अगर हम आईएमडी की बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 3 ऐसे प्रमुख स्थितियां हैं जिनके होने पर भारत में जो है केरला में मानसून के आगमन की घोषणा आईएमडी के द्वारा की जाती है। यह 3 बिंदु ध्यान रखिएगा, यह प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि आईएमडी के हिसाब से 3 प्रमुख जो कंडीशंस हैं मानसून के अराइवल को लेकर, भारत में आगमन को लेकर, वो क्या है। यह आपसे मेंस परीक्षा, मुख्य परीक्षा में भी भूगोल में पूछा जा सकता है कि इंडिया में मानसून के अराइवल को लेकर जो ऑफिशियल कंडीशंस हैं वो क्या हैं। तो अगर 10 मई के बाद केरला और कर्नाटका में, केरला में 13 वेदर स्टेशन, मौसम स्टेशन और मौसम केंद्र, और कर्नाटका में एक मौसम केंद्र, यानी 14 मौसम केंद्रों में अगर 10 मई के बाद 14 मौसम केंद्रों में से 60% केंद्रों में अगर 10 मई के बाद 2.5 मिलीमीटर या इससे अधिक की वर्षा 2 लगातार दिवसों तक रिकॉर्ड की जाती है, तो उसके अगले दिन आईएमडी के द्वारा केरला में मानसून के आगमन की घोषणा की जाती है। तात्पर्य यह है, फिर से समझ लें कि आईएमडी के केरला में और कर्नाटका में 14 मौसम केंद्रों में से 60% मौसम केंद्रों में अगर 10 मई के बाद 2 लगातार दिनों में 2.5 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की जाए तो उसके अगले दिन केरला में आईएमडी मानसून के आगमन की घोषणा कर देता है। इसके अलावा वेस्टर्ली जो पश्चिमी हवा है, पश्चिमी हवाओं का जो डेप्थ होता है यानी उनका जो दाब होता है वह भी अगर 600 हेक्टोपास्कल तक बना हुआ हो। 600 हेक्टोपास्कल का तात्पर्य है 1 हेक्टो इक्वल टू अ फैक्टर ऑफ 100, यानी 600 इंटू 100। तो 600 हेक्टोपास्कल का अगर दाब बना हुआ है एचपीए का, वेस्टर्लीज का यानी पश्चिमी हवाओं का, दूसरा कंडीशन ये है। और तीसरा कंडीशन आपको आउटगोइंग यानी आउटवेव
जो दीर्घ तरंग विकिरण है उनका फ्लक्स जो है वो 200 वाट पर स्क्वायर मीटर होना चाहिए, यानी कि 200 वाट प्रति वर्ग मीटर। तो यह 3 कंडीशन यह ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में आपसे और मुख्य परीक्षा दोनों में पूछे जा सकते हैं कि आधिकारिक रूप से भारत में मानसून के आगमन को लेकर 3 प्रमुख शर्त क्या क्या हैं, कंडीशंस क्या क्या हैं। आगे बढ़ते हैं, आउटवेव लॉन्ग वेव रेडिएशन के बारे में चर्चा करें। यह आपसे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में पूछा जा सकता है। तो जो निर्गामी दीर्घ तरंग विकिरण इसे कहते हैं, यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका कि तरंग दैर्घ्य 3 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित, पृथ्वी और इसके वायुमंडल के द्वारा अंतरिक्ष में थर्मल रेडिएशन के रूप में यह उत्सर्जित होता है। जैसा हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वह एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से, यानी अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का प्रकीर्णन और वायुमंडलीय गैसेस, एरोसोल, क्लाउड्स और अपने सतह से उत्सर्जन के माध्यम से थर्मल रेडिएशन जो तापीय विकिरण है वो अंतरिक्ष में छोड़ता है। तो अर्थ का, पृथ्वी का जो क्लाइमेट सिस्टम है, जो जलवायु का प्रणाली है, वो इस प्रकार का है कि लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है यानी दीर्घ तरंग विकिरण, इसमें आपको एब्जॉर्प्शन भी शामिल होता है। ध्यान दीजिएगा, यह भी प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि दीर्घ तरंग विकिरण जो पृथ्वी के द्वारा, पृथ्वी के जलवायु प्रणाली के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा जो अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, तो इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं जो हैं वो सम्मिलित होती हैं। एक तो कि ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन, शोषण, अवशोषण, उसके बाद स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, और वायुमंडलीय गैस, एरोसोल, क्लाउड और पृथ्वी के सतह से एमिशन, उत्सर्जन। तो पृथ्वी जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन इन प्रक्रियाओं के माध्यम से अंतरिक्ष में एमिट करता है, उत्सर्जित करती है पृथ्वी। और जो यह ऊर्जा का फ्लक्स है इसे हम वाट पर मीटर स्क्वायर यानी वाट प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मापते हैं। तो आउटवेव लॉन्ग वेव रेडिएशन, इसको समझ लेने की आवश्यकता है। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में आपसे पूछा जा सकता है। यह जो आप चित्र में देख रहे हैं यह अर्थ का हीट मैप है, यह अर्थ का रेडिएशन मैप है जो अंतरिक्ष में पृथ्वी के द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है थर्मल रेडिएशन के रूप में। तो अगर हम इस आर्टिकल की बात करें, जैसा हमने बात किया कि यह प्रारंभिक परीक्षा में आपसे इन बिंदुओं को पूछा जा सकता है। इसके अलावा मेंस में आपसे सामान्य अध्ययन पेपर 1 में भूगोल में मॉनसून के विषय में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके आगमन को लेकर शर्त की जैसे हमने बात की वह आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में। और आउटवेव लॉन्ग वेव रेडिएशन, इसके बारे में प्रारंभिक परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आपको, यूनाइटेड स्टेट्स ने WHO के साथ अपने संबंध को समाप्त करने की घोषणा की है। और यूनाइटेड स्टेट्स हम जैसा जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है अगर हम वित्तीय टर्म्स में बात करें तो। यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा WHO के साथ अपने संबंध विच्छेद की घोषणा की गई और अमेरिका ने इसका कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिस प्रकार से कोविड-19 महामारी को हैंडल किया है उसको लेकर अपने संबंध को WHO के साथ समाप्त करने का फैसला किया। अभी वर्तमान में WHO के सामने एक बहुत ही अत्यंत दबाव की स्थिति है। महामारी के एक अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज का सामना WHO कर रहा है, यानी बहुत ही एक गंभीर चुनौती का सामना जो है WHO को करना पड़ा है। और अगर ऐसी समय में जबकि WHO जो एक UN एजेंसी है, इसे सबसे अधिक धन की या फंडिंग की आवश्यकता है, तो वैसे ही समय पर US ने निर्णय किया है कि वह WHO की फंडिंग को समाप्त कर देगा। अगर हम एक महीने पहले की बात करें तो पिछले महीने अमेरिका ने टेम्पररी रूप से WHO की फंडिंग को समाप्त करने की बात की थी, परंतु इस बार का फैसला जो है वो परमानेंट रूप से WHO के साथ अमेरिका के फंडिंग को रोकना और अमेरिका के साथ WHO के संबंध को समाप्त करने की घोषणा की गई है। तो पिछले महीने जो टेम्पररी फंडिंग को सस्पेंड किया गया था, निरस्त किया गया था अमेरिका के द्वारा, अमेरिका ने आरोप लगाया था WHO पर कि कोरोना वायरस के अर्ली स्प्रेड को रोकने के लिए WHO के द्वारा पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। यह पहला आरोप था। और दूसरा आरोप यह था कि WHO जो है वह चीन के साथ बहुत ही
लेनियंट व्यवहार कर रहा है, यानी चीन के ऊपर जिस प्रकार की जवाबदेही डब्ल्यूएचओ को तय करनी चाहिए, जिस कड़ाई के साथ पेश आना चाहिए, वह कड़ाई के साथ पेश नहीं आ रहा है, लेनियंट है। और यह जो फैसला है अमेरिका का, यह परमानेंट है या अस्थायी फैसला है। एक प्रकार से डब्ल्यूएचओ के फाइनेंसेस के लिए काफ़ी कठिनाई होगी विश्व स्वास्थ्य संगठन को अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में, अपने लिए वित्त की व्यवस्था करने में, क्योंकि अमेरिका जो है वो डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, योगदान करता है। पिछले वर्ष भी $400 मिलियन की फंडिंग अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ को की थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका के द्वारा लिया गया यह फैसला डब्ल्यूएचओ के ऑपरेशंस के ऊपर, विश्व भर में उसकी गतिविधियों के ऊपर और स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रभाव डाल सकता है। अभी अगर हम कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की दुनिया भर में बात करें तो लगभग 6 मिलियन लोग यानी 60 लाख लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं पूरे विश्व में, और अभी भी इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं ढूंढा जा सका है। अमेरिका के द्वारा यह लिया गया जो पहल है वह वैश्विक स्तर पर जो एक वैश्विक प्रयास किया जा रहा है महामारी को रोकने में, खासकर गरीब और विकासशील देशों में, तो वैसे पहलों को बहुत ज़्यादा धक्का लगेगा, प्रभाव पड़ेगा और डब्ल्यूएचओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं वह और अधिक कमज़ोर होंगी। तो आप इस आर्टिकल का महत्व जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इंटरनेशनल एजेंसीज देयर वर्किंग, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज उनके कार्य, उससे जोड़कर देख सकते हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज में विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका विश्व भर में स्वास्थ्य को लेकर होती है। तो अभी के महामारी के परिस्थिति में भी खासकर अगर अमेरिका के द्वारा फंडिंग रोक दी जाती है तो वैश्विक स्तर पर जो स्वास्थ्य को लेकर पहल किए जा रहे हैं महामारी के नियंत्रण को लेकर, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो सामान्य अध्ययन पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से जोड़कर आप इसको देख सकते हैं। मुख्यतः ये आपके मेंस परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और प्रारंभिक परीक्षा में आपसे एक स्टेटमेंट प्रीलिम्स में यह पूछा जा सकता है कि कौन सा देश जो है वो डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है या पिछले वर्ष रहा है। तो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर यूनाइटेड स्टेट्स है, इस चीज़ को ध्यान रखना आवश्यक है। और दूसरी चीज़ कि अमेरिका की इस पहल से बहुपक्षीय व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचता है। तो वैसे प्रश्नों के भी संदर्भ में जहां बहुपक्षीय मल्टीलैटरल सिस्टम, मल्टीलैटरल मैकेनिज्म के बारे में बात हो वैश्विक स्तर पर, तो आप इस बिंदु को शामिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ई कॉमर्स पॉलिसी के ड्राफ्ट के बारे में। एक आर्टिकल आया है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी उद्योग के संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार के द्वारा ई कॉमर्स पॉलिसी का एक मसौदा सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में रखा गया है। तो DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा यह एक कथन जारी कर कहा गया कि बहुत ही जल्दी विभाग के द्वारा एक ई कॉमर्स नीति का मसौदा पब्लिक डोमेन में पेश किया जाएगा, ताकि इसके ऊपर लोग और विशेषज्ञ और जो हितधारक हैं अपना अपना व्यू और कमेंट, अपना अपना दृष्टिकोण, मत और टिप्पणी कर सकें। जैसा हम जानते हैं कि अभी भारत में कोई भी ई कॉमर्स नीति नहीं है और DPIIT इसके ऊपर वर्तमान में कार्य कर रहा है। कई ऐसी फॉरेन कंपनियां हैं, फॉरेन ई कॉमर्स फर्म्स हैं जिन्होंने कि भारत के ई कॉमर्स नीति के मसौदे में जो डाटा को लेकर कुछ बिंदु हैं उसके ऊपर अपनी आशंकाएं व्यक्त की हैं। तो जो विदेशी ई कॉमर्स फर्म्स हैं, इंडिया में कंपनियां हैं, उन्होंने जो मसौदा है ई कॉमर्स नीति का, उसमें डाटा संबंधी कुछ बिंदुओं के ऊपर अपने कंसर्न्स रेज किए हैं। परंतु अभी के समय में हमें यह पूरी तरीके से एक भान हो चुका है कि हमारे पास एक बहुत ही डेफिनिट, एक बहुत ही स्पष्ट और कोहेरेंट ई कॉमर्स पॉलिसी होनी चाहिए। एक बहुत ही सुगठित और बहुत स्पष्ट एक निश्चित ई कॉमर्स पॉलिसी हमारे पास होनी चाहिए, जो कि समाज और सेवा प्रदाता दोनों की आवश्यकताओं के हिसाब से अनुरूप हो। यानी समय के बदलते मांग को देखते हुए हमारे पास एक निश्चित, स्पष्ट और कोहेरेंट नीति होनी चाहिए, जो कि उपभोक्ताओं के लिए भी और सेवा प्रदाताओं के लिए, ई कॉमर्स फर्म्स के लिए, कंपनीज के लिए भी लाभकारी हो, उनके आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। तो डिपार्टमेंट के द्वारा, जो विभाग के द्वारा ई कॉमर्स पॉलिसी, ई कॉमर्स नीति जो बनाई जा रही है, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर
ध्यान रखा गया है ताकि एक बहुत ही क्लियर पॉलिसी बने, एक स्पष्ट नीति सामने आए। सबसे पहला तो कि व्हाट इज़ डाटा, डाटा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, डाटा किसको माना जाएगा ई कॉमर्स नीति के अंतर्गत। तो सबसे पहले डाटा को लेकर एक स्पष्ट परिभाषा। दूसरी कि किस प्रकार के डाटा का ई कॉमर्स कंपनियां इस्तेमाल कर सकेंगी, इसको लेकर स्पष्टता। तीसरी बात कि नागरिकों के निजता के अधिकार का कैसे संरक्षण किया जा सकेगा। चौथी बात कि ई कॉमर्स जो डाटा होगा उसका दूसरे लक्ष्यों के लिए किस प्रकार उपयोग किया जा सकेगा। और जो ई कॉमर्स डाटा होल्डर होंगे, यानी ई कॉमर्स डाटा धारक, यहाँ पर कंपनियां समझ सकते हैं। तो ई कॉमर्स जो डाटा धारक हैं वह इसके अलावा और अन्य क्या वाणिज्यिक लाभ जो है वह ई कॉमर्स डाटा का लेंगे। तो इन बिंदुओं के ऊपर मुख्यतः जो है ई कॉमर्स पॉलिसी के ऊपर ध्यान रहेगा। इसके अलावा नागरिकों को इन लाभों तक कैसे नागरिकों की पहुंच बनाई जा सकती है, इसके ऊपर विभाग ध्यान देगा। इसके अलावा हम जैसा देखते हैं कि कई सारे नकली और दोयम दर्जे के इंफीरियर प्रोडक्ट्स जो हैं वह ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा बेच दिए जाते हैं। इसके साथ ही कई सारे सुरक्षा मानकों का भी उल्लंघन होता है ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा। तो इन मुद्दों का कैसे ख्याल रखा जाएगा, इनको कैसे एड्रेस किया जाएगा। इसके साथ ही जो उपभोक्ता के अधिकार हैं उनको कैसे सुरक्षित किया जाएगा। तो इन बिंदुओं का विभाग जो है, इन बिंदुओं के ऊपर मुख्य रूप से ई कॉमर्स नीति में एक बहुत ही स्पष्ट नीति इन मुद्दों के आधार पर रखने का प्रयास विभाग के द्वारा किया जाएगा। अब आप इन बिंदुओं को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ई कॉमर्स के क्षेत्र में, ई कॉमर्स इकोसिस्टम में किन बिंदुओं का, किन मुद्दों का महत्व होता है। तो सबसे पहले डाटा को परिभाषित करने का, ई कॉमर्स कंपनियां कैसे यूज करेंगी, इसमें आपको राइट टू प्राइवेसी इन्वॉल्व होता है, निजता का अधिकार जो कि एक मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित किया गया है वो इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जो ई कॉमर्स का डाटा है उसका कई प्रकार से उपयोग कंपनियों के द्वारा किया जा सकता है या सरकारों के द्वारा किया जा सकता है। तो जो ई कॉमर्स डाटा धारक हैं क्या इसका और भी अन्य वाणिज्यिक लाभ ले पाएंगे, नागरिकों को कैसे इनका लाभ मिल सके। इसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की बात हो रही है ना, तो हमने एक उपभोक्ता अधिकार से संबंधित, निजता से संबंधित एक पूरे ई कॉमर्स इकोसिस्टम को हम यहाँ से समझ सकते हैं। अब यह किस रूप से महत्वपूर्ण है, तो आप समझ लें कि यह आपके सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा पेपर 3 से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें कि ई कॉमर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कॉमर्स आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ है, उसका वॉल्यूम भी समय के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो एक उसके लिए वैसे क्षेत्र को विनियमित करने के लिए एक स्पष्ट और निर्धारित वेल डिफाइंड नीति होनी चाहिए। काफ़ी समय से हम इसकी कमी महसूस कर रहे हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के आप ई कॉमर्स सेक्टर में इन आंकड़ों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा तकनीक के क्षेत्र में, क्योंकि ई कॉमर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ड्रिवन होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आधारित होता है, तो वहाँ पर कैसे आप टेक्नोलॉजी को रेगुलेट कर सकते हैं एक बहुत क्लियर स्पष्ट नीति के माध्यम से, तो वहाँ पर आप इसको शामिल कर सकते हैं सामान्य अध्ययन पेपर 3 में। जब हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, यह किस प्रकार से ऑनलाइन ई कॉमर्स से भी जुड़ा हुआ है, वहाँ पर आप इस बिंदु को शामिल कर सकते हैं। कंज्यूमर राइट्स की जब आप बात करेंगे पॉलिटी में पेपर 2 में, तो उपभोक्ता अधिकारों के विषय में आप इन बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह आर्टिकल आपके मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अभी टिड्डियों का आक्रमण, यह एक बहुत बड़ी समस्या भारत के कृषि के ऊपर देखी जा रही है। इसके संदर्भ में एक विस्तार से आर्टिकल द हिंदू में आज आया है, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। किस प्रकार से जो टिड्डियों का एक आक्रमण है यह भारत के कृषि के लिए खतरा है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी वर्तमान में बताया जा रहा है कि कई दशकों से भारत के समक्ष जो है, कई दशकों में अभी का जो लोकस्ट इन्वेजन है यानी टिड्डियों का आक्रमण है, वह सबसे ज़्यादा गंभीर है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और इस वर्ष यह और भी ज़्यादा वर्ष हो सकता है, और भी ज़्यादा बुरी स्थिति हो सकती है, क्योंकि ऐसे कई सारे जो है आपको जलवायु घटनाएं हुई हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक स्तर पर शिथिलता देखी गई है कई देशों में, क्योंकि यह किसी एक देश तक सीमित समस्या नहीं है। तो प्रशासनिक जो है वह शिथिलता है। इसके अलावा वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण जो कठिन परिस्थितियां विकसित हुई हैं, तो इन सब को मिलाकर देखा जाए तो यह टिड्डियों का आक्रमण जो है इस बार और ज़्यादा हानिकारक
हमारे लिए हो सकता है। विशेषज्ञों की अगर हम बात माने तो अगर जून के महीने तक इन स्वाम्स को यानी टिड्डियों के दल को नहीं रोका गया तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फसलों का नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जून के बाद मानसून का आगमन हो जाएगा और मानसून के आगमन के बाद जो है बुआई का एक नया सीजन स्टार्ट हो जाता है। भारत में अगर हम पिछला सबसे बड़ा संक्रमण का बात करें तो यह 2010 में हुआ था। टिड्डियों के द्वारा जो संक्रमण है वह 2010 में लास्ट बिग इन्फेस्टेशन था। 1964 और 1997 के बीच में भारत में 13 लोकस्ट प्लेग यानी टिड्डियों के द्वारा संक्रमण, काफ़ी गंभीर संक्रमण 13 हुए हैं 1964 और 1997 के बीच में। अगर 1997 से 2010 की चर्चा करें तो 5 ऐसे आउटब्रेक्स हुए हैं जिन्हें कि नियंत्रित कर लिया गया था, परंतु 1964 से 97 के बीच में जो 13 या टिड्डियों के प्लेग थे वो बहुत ही काफ़ी गंभीर उनका नुकसान पहुंचा था। 2010 से 2018 की बात करें तो कोई भी ऐसा मेजर स्वार्म या फिर प्रजनन जो है टिड्डियों का उसके बारे में जानकारी नहीं है, कोई ऐसी रिपोर्टिंग नहीं की गई। और यह जो जानकारी है यह लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जोधपुर के अनुसार है, यानी कि टिड्डी चेतावनी संगठन जो कि भारत के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जोधपुर राजस्थान है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से पिछले जो है लगभग 56 वर्षों में 60 वर्षों में भारत में टिड्डियों के आक्रमण का एक जो है मतलब कि आंकड़ा रहा है। आप मैप में भी देख सकते हैं कि जो टिड्डियों का मूवमेंट होता है वह हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब अफ्रीका का सींग जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है आपको नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका का, वहाँ से होता हुआ यह आपको यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया और ईरान के रास्ते जो है यह पाकिस्तान, ईरान के रास्ते अफगानिस्तान, पाकिस्तान होता हुआ यह भारत आता है। तो इसमें कई देशों के आपको क्षेत्रीय जो है सहयोग की आवश्यकता इस समस्या को रोकने की है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि इंडियन ओशियन, हिंद महासागर का यह क्षेत्र भी टिड्डियों की यह समस्या को इसका भी भौगोलिक संबंध है, इसे भी हम विस्तार से आगे समझते हैं। अभी पहले यह जानें कि 1939 में 1939 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक स्थायी लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना अविभाजित भारत में कराची में की गई थी। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन यानी टिड्डी चेतावनी संगठन, इसका जो प्रमुख कार्य था वह यह था कि टिड्डियों की एक उप प्रजाति जो कि डेजर्ट लोकस्ट है, रेगिस्तानी टिड्डी है, इसके ऊपर अपनी नज़र बनाए रखना। और यह जो रेगिस्तानी टिड्डी है यह थार डेजर्ट, इससे इनकी उत्पत्ति, इनका प्रजनन होकर यह पूरे क्षेत्र में फैल जाते हैं। तो इनके ऊपर एक नज़र बनाए रखना लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कार्य था। आज़ादी के बाद भारत ने अपना खुद का एक केंद्र बना लिया जोधपुर में लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का, और यह अभी वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज डायरेक्टरेट के अंतर्गत यानी कि पौधा सुरक्षा, क्वारंटाइन और भंडारण निदेशालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो पहले जो है अंग्रेजी सरकार के द्वारा कराची में स्थापित किया गया था और बाद में आज़ादी के बाद भारत सरकार ने जोधपुर राजस्थान में अपना LWO केंद्र स्थापित किया। यह आपसे पूछा जा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में कि LWO जो है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अब देखिए कि इसका क्लाइमेट लिंक क्या है। टिड्डियों का यह आक्रमण जो है संक्रमण, इसका जलवायु से क्या संबंध है। आर्टिकल में बताया गया है कि हिंद महासागर में तापमान वृद्धि का एक पैटर्न जो है इसका एक कारण हो सकता है। हिंद महासागर में पिछले कुछ समय से तापमान में वृद्धि, जो महासागरीय जो तापमान है उसमें वृद्धि देखी गई है, तो उसके पैटर्न को देखते हुए एक ट्रिगर के रूप में तापमान में वृद्धि को देखा जा रहा है। हिंद महासागरीय द्विध्रुव, जिसको कि इंडियन ओशियन डायपोल कहा जाता है, एक ऐसी परिघटना है जिसमें कि पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा जो महासागर का है वह भिन्न रूप से गर्म होते हैं, यानी उनका जो वार्मिंग है वो डिफरेंशियल होता है, दोनों के बीच में तापमान का अंतर होता है पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर में। तो जिसके कारण कि कई बार ऐसा होता है कि अगर इसमें जो है कोई बदलाव आता है, कोई चेंज आता है, तो भारत में और पश्चिम एशिया में जिसके कारण काफ़ी अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। एक पॉजिटिव डायपोल, एक सकारात्मक द्विध्रुव उसको कहते हैं जब हिंद महासागर का पश्चिमी हिस्सा जो है 1 डिग्री या उससे अधिक
जो है वह पूर्वी हिस्से की तुलना में गर्म होता है। यानी पश्चिमी हिस्सा पूर्वी हिस्से से 1 डिग्री या उससे अधिक का तापमान रखता है, तो वह सकारात्मक द्विध्रुव कहा जाता है। भारत के अगर पड़ोस की बात की जाए तो पिछले वर्ष में ऐसा देखा गया कि पिछले वर्ष जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव डायपोल था, यानी सबसे ज़्यादा मजबूत जो है सकारात्मक द्विध्रुव भारतीय इंडियन नेबरहुड में पिछले वर्ष देखा गया, जिसमें कि आपको पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर में तापमान का अंतर 2 डिग्री से भी ज़्यादा था। तो इसके कारण क्या हुआ कि भारत में काफ़ी ज़्यादा तीव्र वर्षा हुई, टॉरेंशियल रेनफॉल हुआ, काफ़ी ज़्यादा वर्षा हुई। और यह जो एक्सटेंडेड रेनफॉल है यह आपको एशिया के, पश्चिम एशिया के ओमान, यमन और अफ्रीका के सिंह, इन सारे क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा लेकर आया, जिसके कारण कि अफ्रीका के सिंह में या फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका या और पश्चिमी एशिया में जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, ड्राई सैंड हैं, वो मॉइस्चर से भर गए, यानी वो नमी से भर गए, जिसके कारण कि टिड्डियों के प्रजनन में काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिला, फेवरेबल कंडीशन विकसित हो गया। और इसके कारण जो है कई लोकस्ट स्वार्म डेवलप हो गए, यानी कि कई टिड्डियों का दल इसके कारण विकसित हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि जो एबनॉर्मेलिटी या असामान्यता इंडियन ओशियन डायपोल में हिंद महासागरीय विद्रुप में हुई है, उसे कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखा जाता है। सामान्यतः जो पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर में तापमान का अंतर होता है वह लगभग 1 डिग्री से या उससे अधिक का होता है, परंतु पिछले वर्ष देखा गया कि असामान्य तरीके से पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर के बीच में जो महासागरीय तापमान का अंतर है वह 2 डिग्री या उससे अधिक था, जिसके कारण की काफ़ी तेज वर्षा भारत और पश्चिम एशिया के और ईस्ट और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के क्षेत्रों में देखी गई। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित कारण है वह यह है कि इस वर्ष जो गर्मी है उसमें भी कमी देखी गई है, यानी कि गर्मी के मौसम के दौरान, ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो तापमान है उसको भी असामान्य तरीके से माइल्ड यानी कम देखा गया है, जिसके कारण कि उत्तरी और पश्चिमी भारत में मार्च से लेकर मई के महीने में कई बार वर्षा भी हुई है, जिसके कारण भी इंसेक्ट्स का ब्रीडिंग जो है यानी कि टिड्डियों का प्रजनन इसको बल मिला है। यह भी आप जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देख सकते हैं कि गर्मियों के समय में असामान्य रूप से अधिक वर्षा होना और तापमान का कम होना। भारत में अगर हम लोकस्ट सीजन की बात करें तो सामान्य रूप से जो टिड्डियों का एक यहाँ पर आगमन का सीजन होता है वह जून से नवंबर का होता है, और यह जो है भारत में खरीफ सीजन से कोइंसाइड करता है, यानी खरीफ जो फसल बुआई का एक मतलब जो अवधि होती है खरीफ सीजन की, उस वो भी लगभग जून से नवंबर के बीच की होती है। तो यह दोनों जो है वो कोइंसाइड करता है। जैसा हमने पहले भी बात किया कि असामान्य रूप से इस बार जो है गर्मी के दौरान तापमान कम रहा, और इसके कारण भी इंसेक्ट्स की ब्रीडिंग जो है वह उसको गति मिली। अब हम देखें कि किस प्रकार से टिड्डियों का जो है यह आक्रमण, इससे किस प्रकार से निपटा जा सकता है। तो टिड्डियों के इन आक्रमण को जो है पेस्ट कंट्रोल और प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स का छिड़काव कर किया जाता है। तात्पर्य यह है कि कीट नियंत्रक और पादप सुरक्षा रसायनों का उपयोग छिड़काव किया जाता है, जिससे कि जो यह टिड्डी हैं वह समाप्त हो जाते हैं। तो यह तरीका है लोकस्ट इन्वेशंस को हैंडल करने का। क्या इस बार पर्याप्त रूप से एक्शन लिए गए? जैसा हमने पहले चर्चा की कि यह भारत के पड़ोस के कई देशों की यह समस्या है और सबको मिलकर इसके ऊपर पहल उठाना पड़ेगा, तभी यह समस्या का समाधान हो सकेगा। तो क्या इस बार पर्याप्त जो है वह एक्शन लिया गया? भारत के अधिकारियों का पाकिस्तान के ऊपर आरोप है कि पाकिस्तान के द्वारा पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक का छिड़काव जो है वह नवजात टिड्डियों के ऊपर नहीं किया गया, नेसेंट पॉपुलेशन के ऊपर। भारत के अधिकारियों का कहना था कि अगर नवजात जनसंख्या के ऊपर ही इसका स्प्रे, इसका छिड़काव पर्याप्त मात्रा में पाकिस्तान के द्वारा किया जाता तो इतनी भारी संख्या में टिड्डियों का आगमन भारत में बच सकता था। दोनों देशों ने इसे एक प्रोटोकॉल के रूप में कई वर्षों से विकसित कर लिया है, और यह प्रोटोकॉल यह है कि दोनों देशों के जो कीट विज्ञानी हैं, एंटोमोलॉजिस्ट हैं, वो बॉर्डर मीटिंग कंडक्ट करते हैं, यानी सीमा पर बैठक करते हैं और आपस में जो कीट नियंत्रण जो जवाबदेहियां हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनका बंटवारा करते हैं। तात्पर्य यह है कि दोनों देशों के कीट विज्ञानियों के बीच में
बॉर्डर मीटिंग्स होती है और आपस में भारत और पाकिस्तान के बीच में पेस्ट कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड किया जाता है, यानी कीट नियंत्रण जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों देशों की है उसे आपस में बांटकर कार्य करने का एक प्रोटोकॉल भारत और पाकिस्तान के बीच में इस्टेब्लिश्ड है। हालांकि फंड्स की कमी होती है, यानी धन का अभाव होता है और जो निगरानी है वो भी अपर्याप्त होती है। यह एक समस्या कई वर्षों से रही है, यानी फंड का अभाव और अपर्याप्त निगरानी। परंतु इस वर्ष की महामारी के कारण जो है आप देखेंगे कि कहीं ज़्यादा फोकस जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे कि चक्रवात है या फिर टिड्डियों का आक्रमण है उसके ऊपर हुआ है, क्योंकि महामारी के समय में इन प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में और अधिक संसाधन को जुटा पाना, मोबिलाइज कर पाना कठिन होता है। ऐसे भी पिछले कई वर्षों से धन का अभाव और अपर्याप्त निगरानी टिड्डी समस्या को सामना करने में एक बड़ी चुनौती रहा है। लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन की स्थिति में पेस्टिसाइड्स की कीटनाशकों की उपलब्धता तथा उनका ट्रांसपोर्टेशन कठिन हो जाता है, उनकी ढुलाई, उनको लाना ले जाना कठिन हो जाता है। इसके साथ ही लेबर का अभाव होता है। लॉकडाउन के टाइम पे मजदूर भी, श्रमिक भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होते, जिसके कारण की छिड़काव गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। तो महामारी के समय में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऐसे प्राकृतिक आपदाओं को सामना करना और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आर्टिकल में आगे यह सूचना दी गई है, जानकारी दी गई है कि एक जो टिड्डियों का जो प्रकोप होता है वह उसका एक चक्रीय पैटर्न है, एक साइक्लिक पैटर्न है। वह 1 से 2 साल के चक्र में रहता है, उसके बाद फिर लगभग 8 से 9 वर्षों तक लल पीरियड होता है, यानी कि ठहराव की स्थिति होती है। इसका साइकिल ऐसा है कि 1 से 2 साल तक उनकी जो है वो समस्या, उनकी संख्या बनी रहती है, वो संकट बना रहता है और 1 से 2 साल के बाद यह लोकस्ट प्लेग जो है, यह टिड्डी प्लेग, यह समाप्त हो जाता है और लगभग 8 से 9 वर्षों तक वह ठहराव की शिथिलता की स्थिति बनी रहती है। तो एक पैटर्न है लोकस्ट के आक्रमण में। यह आपसे प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। परंतु अब हम देखें कैसे कि हिंद महासागरीय जो द्विध्रुव है वह और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, यानी स्ट्रॉन्ग इंडियन ओशियन डायपोल, यानी कि मजबूत आईओडी जो है वो समय के साथ और ज़्यादा त्वरित फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, जैसा कि महासागर के तापमान के ट्रेंड से देखा गया है। तो इस परिघटना के कारण क्या हो सकता है कि नियमित रूप से लोकस्ट इन्फेस्टेशंस जो हैं, यानी टिड्डियों का संक्रमण एक नियमित घटना बन सकती है, क्योंकि अभी हमने विस्तार से आईओडी और लोकस्ट के टिड्डियों के प्रजनन के बीच में संबंध की, लिंक की चर्चा की। और अगर आईओडी जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहा, स्ट्रॉन्ग आईओडी का तात्पर्य है कि पॉजिटिव आईओडी, यानी वेस्टर्न जो हिंद महासागर है उसका तापमान पूर्वी हिंद महासागर से काफ़ी ज़्यादा हो, तो वैसी अगर परिस्थितियां जो हैं ज़्यादा और होने लगी, फ्रिक्वेंट होने लगी, तो वैसी स्थिति में जो लोकस्ट इन्फेस्टेशन का यह जो पैटर्न है, जो हमने यह पीरियोडिक पैटर्न की बात की है, तो वह और ज़्यादा नियमित हो सकता है। ऐसे में हमारे समक्ष और ज़्यादा जो है कृषि संकट और खाद्य सुरक्षा का संकट जो है उत्पन्न हो सकता है। तो आप देखें कि किस प्रकार से यह आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो कि यह भारत में कृषि के समक्ष चुनौतियाँ, उससे संबंधित है भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य अध्ययन पेपर 3, और जो कृषि के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के संकट हैं उससे संबंधित प्रश्न में या निबंध में आप इनका उपयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जब हम बात करते हैं या डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं सामान्य अध्ययन में, तो आपसे वहाँ पर यह निबंध के भी रूप में पूछा जा सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट में, और आप इन बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं एक अलग प्रकार के प्राकृतिक आपदा के रूप में। या जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यह ध्यान रहे कि प्राकृतिक आपदाओं में इस प्रकार के जैविक आपदाएं भी शामिल करना आवश्यक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में आप इसको शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जब फूड सिक्योरिटी की, हम खाद्य सुरक्षा की बात करें, तो आप वहाँ पर लोकस्ट इन्वेजन को भी, टिड्डियों के द्वारा हमले को भी एक बिंदु के रूप में शामिल कर सकते हैं। क्लाइमेट लिंक की हम बात कर रहे हैं, तो क्लाइमेट लिंक किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन जो है वो प्राकृतिक आपदाओं को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो वैसे प्रश्नों में अगर आप इस प्रकार के जैविक प्राकृतिक आपदाओं की चर्चा करें जलवायु परिवर्तन से जोड़कर, तो आपका उत्तर काफ़ी ज़्यादा प्रभावकारी बनेगा। तो वहाँ पर आप इसे मेंस में उपयोग कर सकते हैं ज्योग्राफी में, जहाँ पर कि आप क्लाइमेट चेंज को, जलवायु परिवर्तन को आपदा से जोड़कर एक्सप्लेन करेंगे।
वहाँ पर आप इन बिंदुओं का स्पष्ट रूप से चर्चा कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में इंडियन ओशियन डायपोल और लोकस्ट इन्वेजन, टिड्डियों के द्वारा हमला, दोनों को जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। LWO के बारे में प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसकी जानकारी आपको इस आर्टिकल से मिलती है। और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं क्षेत्रीय सहयोग के बारे में, जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ध्यान रहे कि भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंध या भारत के पश्चिम एशिया के साथ संबंध की चर्चा हो, भारत अफ्रीका के संबंध की चर्चा हो, तो आप वहाँ पर इन बिंदुओं के ऊपर साझा सहयोग की चर्चा जरूर कर सकते हैं। तो उससे आपके आंसर का डायमेंशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार से यह आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण है। आशा है